Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new topic which is enzymes. Up till now we have discussed three biomolecules: carbohydrates, proteins and lipids. Enzymes are also a macromolecule just like carbohydrates, proteins and lipids, and in fact enzymes are also protein in nature. Okay. So, what are enzymes? These are catalysts of biological systems and are called as biocatalyst. हम हमारी बॉडी में जितने भी biochemical reactions होते हैं, most of the reactions are catalyzed by enzyme. What do we mean by catalysis? Basically, जब कोई reaction initiate होना होता है, it requires a certain type of energy. जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जब तक वो एनर्जी ना मिले उस वक्त तक वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता. सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. जब रिएक्शन किसी बॉडी के बाहर हो रहा होता है, किसी लिविंग सिस्टम के बाहर हो रहा होता है, तो इट इज़ पॉसिबल कि हम उसको बाय हीट एनर्जी वो एनर्जी प्रोवाइड कर दें. बट इन द केस ऑफ लिविंग सिस्टम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल to provide the energy of activation in the form of heat energy. So we have enzymes for that purpose. Enzymes, what do the enzymes do? They reduce the energy of activation ताकि कम हीट के ऊपर भी, कम टेम्परेचर के ऊपर भी वो रिएक्शन प्रोसेस हो सके. ठीक है. सो व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ एंजाइम्स? दीज आर द बायो कैटलिस्ट. ठीक है. एंड हाउ डू दे एक्ट? दे रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ activation. The next thing about the enzyme is they are colloidal in nature. What is colloidal? Basically जो suspension particles होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन इज समथिंग कि कम्प्लीटली कोई चीज़ अपने सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए. ठीक है. सस्पेंशन में आपके पास क्या होता है कि सस्पेंशन में आपको विजिबल पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं, बट कोलॉइडल इज समथिंग जिसमें आपको विजिबल पार्टिकल्स भी नज़र ना आ रहे हो, बट एक्चुअली जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के जितने स्मॉल भी ना हो. इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मिल्क. मिल्क में हमें सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट देयर. जिसमें जो फैट्स होते हैं मिल्क के अंदर वो एज अ कोलॉइड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो एंजाइम्स आर आल्सो कोलॉइडल इन नेचर कि वो सिस्टम का पार्ट तो होते हैं बट दे हैव देयर सेपरेट आइडेंटिटी. ठीक है. Second is enzymes are thermolabile in nature. What is thermolabile? Thermolabile is being sensitive to temperature. And the third thing is, which is the most important nature of enzyme, is that they are protein in nature. The striking feature of enzymes are their catalytic power and specificity. अब enzymes की जो हम properties आगे discuss करेंगे उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि basically enzyme को कौन सी चीज़ें एक दूसरे से distinguish करती हैं. So the next thing is uses of enzymes. Enzymes are used for the estimation in serum and body fluids for diagnosis and prognosis. सबसे जो main हमारे पास यूज़ है एंजाइम का वो होता है कि हम जब भी बॉडी फंक्शन को एवेल्यूएट करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, उसमें तमाम बायोकेमिकल फंक्शंस प्रॉपरली हो रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा हमारे पास टेस्ट होता है दैट इज़ द एंजाइम एस्टिमेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी का लिवर फंक्शन असेस करना है, वी यूज़ एंजाइम फॉर दैट पर्पस. Serum concentration of alanine transaminase. Alanine transaminase is SGBT. It is used for the prognosis of viral hepatitis. हम अगर किसी को हमें ये देखना हो, alanine transaminase बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? हेपेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और अगर हमारे ब्लड में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए इट मीन्स के जो लिवर सेल्स हैं उनको कोई डैमेज हुआ है जिसकी वजह से वो एंजाइम बॉडी में रिलीज हो गया है. ठीक है. तो रेज्ड कंसंट्रेशंस ऑफ एलिनिन ट्रांसामाइनेज शोज दैट देयर इज सम डैमेज टू द हेपेटिक सेल्स विच कैन बी बिकॉज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस. ठीक है. तो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं एंजाइम्स हमारे. सेकेंडली एंजाइम्स आर यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट. अगर हमें कोई रिएक्शन लेबॉर्ट्री में चेक करना हो तो हम उसके लिए भी एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम एज ए कैटलिस्ट एंजाइम्स को यूज़ कर रहे होते हैं. सिर्फ बॉडी में एज अ कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको आउटसाइड द बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ एंजाइम इज़ अवेलेबल. ठीक है. सो इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है कि एंजाइम यूटीएज इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है. अगर हमें ये देखना हो कि ब्लड में और कोई भी बॉडी फ्लूइड जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसमें यूरिया प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर है तो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है,
तो हम उसके अंदर यूरिएज एंजाइम डालते हैं विच चेंजेस कलर, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट था। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम आपके पास थेरेप्यूटिक यूजेस के लिए भी यूज होते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज यूज्ड इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हार्ट अटैक के लिए जो सबसे इमीडिएटली जो हेल्प दी जाती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। उसके अलावा अगर कोई किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, अगर किसी का पैंक्रियास प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच आर एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज ये भी प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इन एंजाइम्स को एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी हम यूज़ करते हैं और उसको एक्सटर्नली आप किसी एंजाइम्स एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को। Okay. Now the next one is nomenclature of enzyme. What is nomenclature? Nomenclature is नेमिंग ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की नेमिंग हम दो तरह से करते हैं, एक इसका होता है रिकमेंडेड नेम या जिसको हम कॉमन नेम का भी नाम देते हैं, एंड द अदर वन इज सिस्टमैटिक नेम। रिकमेंडेड नेम आमतौर पे एंजाइम का जो भी फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज डूइंग सिंथेसिस ऑफ समथिंग, तो आप इसके आखिर में एज लगा के उसको इस एंजाइम का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो या अगर कोई ऐसे एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो आप उसको न्यूक्लियस का नाम देते हैं, या ऐसे कोई एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलाइज कर रहे हैं डाइपेप्टाइड्स को तो आप उसको डाइपेप्टाइडेजेस का नाम दे देते हैं, या अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो आप उसको एमाइलेजेस का नाम दे देते हैं, या अगर कोई लिपिड्स को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो आप उसको लाइपेजेस का नाम दे देते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारे पास सफिक्स है एज, ए एस ई एज, इसको आप किसी भी सबस्ट्रेट के आगे लगा के एंजाइम की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो नेमिंग है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है एट टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कंफ्यूजिंग नेमिंग शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एंजाइम को सिंथेसिस के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट है तो उस वक्त आप उस एंजाइम की नेमिंग करेंगे एज सिंथेटेज। ठीक है। और अगर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली सिंथेसाइज कर सकता है, देन इट इज कॉल्ड एज सिंथेज। तो सिंथेटेज और सिंथेज में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एटीपी की रिक्वायरमेंट जो है वो हर जगह मेंशन नहीं हुई हुई होती until unless we are studying the bioenergetics of a system। तो एटीपी की प्रोडक्शन और कंजम्पशन उसके अंदर एज सच मेंशन नहीं होती। सो इट इज़ नॉट एन ईजी मेथड टू नेम द एंजाइम एज सिंथेटेज और सिंथेज। तो जब तक हमें बायोएनर्जेटिक्स की डिटेल ना पता हो तो हम इस तरह से नेमिंग नहीं कर सकते। The other one is phosphatase which uses water to remove phosphoryl group। अगर phosphatase एंजाइम का पर्पस क्या है कि वो फॉस्फेट फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है। सो इफ द एंजाइम इज यूजिंग वाटर टू रिमूव फॉस्फोराइल ग्रुप तो इसको आप कहेंगे फॉस्फेटेज। एंड इफ द एंजाइम इज यूजिंग inactivate inorganic phosphorus to break a bond then and generate a phosphorylated product, then it is called as phosphorylase। for example अगर हमारे पास ADP से ATP बनता है उसके अंदर आपके पास inorganic phosphate यूज होते हैं, तो ATP की प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज phosphorylase enzyme। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज बेसिकली और हम उन एंजाइम को कहते हैं जो NAD और FAD में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एक्चुअली वो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर रहे बट दे आर बीइंग द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो उसको हमने डिहाइड्रोजिनेज का नाम दिया है। अगेन दिस इज वेरी मच कंफ्यूजिंग। तो ये जो कॉमन नेमिंग होती है एंजाइम की दिस इज नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड। तो जो इजी हमारे लिए एक यूनिफॉर्म नॉमेनक्लेचर है दैट इज प्रेजेंटेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसने एक बहुत अच्छा एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर का मैकेनिज्म ड्राइव किया है विच इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन टाइप एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके। ये जो नॉमेनक्लेचर है बेसिकली ये डिपेंड करता है इसको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉमेनक्लेचर बेसिकली है किस तरह का। ईच एंजाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कोड नंबर, एंजाइम कोड नंबर और ईसी नंबर। अक्सर आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में ईसी नंबर्स मेंशन हुए हुए होते हैं कि किस उस प्रोडक्ट की तैयारी में कौन कौन से एंजाइम्स यूटिलाइज हुए हैं। ठीक है। उस ईसी नंबर को अगर आप देखें तो दीज आर बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ 4 डिजिट्स विच आर सेपरेटेड बाय
पॉइंट्स। और उसमें से जो फर्स्ट है, इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी। ओके, यहाँ आ जाए। अच्छा, हमारे पास 6 बेसिक क्लासेस हैं एंजाइम की विच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब जितने भी एंजाइम्स क्लासिफाई करेंगे एज ऑक्सीडो रिडक्टेज, उनकी सब वो आ जाएंगे एज EC1। अब अगर EC1 के अंदर फर्दर हमारे पास सब क्लासेस हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जो हैं वो किस किस तरह के फंक्शनल ग्रुप पे एक्ट करते हैं। इफ दे आर एक्टिंग ऑन द अल्कोहल ग्रुप ऑफ डोनर्स, देन दे विल गेट अ नंबर एज 1.1। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि एंजाइम का जो फर्स्ट डिजिट है वो उसकी मेन क्लास को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल एज ऑक्सीड, अगर वो ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो होगा 1। और अगर द सेकेंड फिगर इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ग्रुप इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, कि जो भी ग्रुप इन्वॉल्व होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास एल्डिहाइड या ऑक्सो ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट एंजाइम विल गेट अ 1.2 क्लासिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि जो एंजाइम की क्लासिफिकेशन है वो टोटल 4 डिजिट के ऊपर है। तो थर्ड फिगर डिनोट्स द रिएक्शन मोर प्रिसाइसली इंडिकेटिंग सबस्ट्रेट ऑन विच द ग्रुप एक्ट। अब इसको आप देखें जरा। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया था कि अगर ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो उस एंजाइम का नंबर क्या होगा 1। और ऑक्सीडो रिडक्टेज में अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर एक्ट कर रहा है तो उस एंजाइम के ऊपर नंबर क्या आ जाएगा 1.2। अब उसके बाद फर्दर अगर वो फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम को एज अ रिसेप्टर यूज कर रहा है तो उसका नंबर क्या हो जाएगा 1.2.2। तो ये जो साइटोक्रोम एज ए एक्सेप्टर है, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड द स्पेसिफिक रिएक्शन। या अगर ऑक्सीजन एज ए एक्सेप्टर यूज कर रहा है तो इसको आप क्या नंबरिंग करेंगे 1.2.3। या अगर इट इज यूजिंग एन आयरन सल्फर प्रोटीन एज एक्सेप्टर तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी 1.2.7। अच्छा, अब जब आपके पास एंजाइम की मेन क्लास भी आ गई, उसकी सब क्लास आ गई और उसकी सब सब क्लास भी आ गई, जो हमारे पास फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, दो ऑल 3 आर इंडिकेटिंग टुवर्ड द क्लास। अब ये जो आपके पास क्लास ओपन हुई है इसके अंदर 1.2.7, इससे हमें क्या, 1 से हमें पता चल रहा है कि इट्स एन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि इट एक्ट्स अपॉन एल्डिहाइड ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप। और 7 से हमें क्या पता चल रहा है कि इट इज यूजिंग एन आयरन सल्फर प्रोटीन एज एक्सेप्टर। अब इस क्लासिफिकेशन को जितने भी एंजाइम सेटिस्फाई करेंगे तो उसमें आप वन बाय वन उसकी एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एंजाइम satisfying all these three condition is pyruvate synthase, तो इसका जो सीरियल नंबर है दिस इज 1। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड एंजाइम होता था जो कि अब डिलीट हो गया है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दोज आर मैच्ड बाय द पायरुवेट सिंथेस, तो उसको आपने सेपरेट क्लासिफिकेशन के बजाय उसमें मर्ज कर दिया है। ठीक है। द थर्ड वन इज 2-ऑक्सोग्लूटारेट सिंथेस। अब ये वाला एंजाइम इसमें स्पेसिफिकली अलग से कुछ नहीं है, ये उन्हीं 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज प्रॉपर्टी, acting on aldehyde and oxo group property, and the third one is using iron sulfur protein as एक्सेप्टर। और इन तीनों कंडीशंस को जितने भी एंजाइम सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली आईयूबी एंजाइम नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जस्ट बाय द, अगर आपके पास उसका पूरा कोड मौजूद हो तो आपको उसकी पूरी एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पता चल जाता है कि वो एंजाइम किस तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास जो सब क्लासेस हैं उसको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबसे बेसिक हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उन्होंने 6 ग्रुप्स में एंजाइम्स को क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडो रिडक्टेज enzymes which are involved in oxidation and reduction of their substrates, they are called as alcohol dehydrogenases. um, sorry the enzymes which are involved in the oxidation and reduction of their substrates, they are called as oxidoreductases. And the example of such enzymes are alcohol dehydrogenase, lactate dehydrogenase, xanthine oxidase. Again ये जो हमारे पास dehydrogenase या oxidase से पहले जो नाम आ रहा है that is indicating the substrate,
और उसके बाद हमारे पास एंजाइम का नाम आ रहा है। ठीक है, ये जो फर्स्ट नेम होते हैं ना एंजाइम्स के, हमेशा ये हमें सबस्ट्रेट के बारे में बता रहे होते हैं। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस, एज द नेम इंडिकेट्स, दैट these enzyme catalyze transfer of a particular group from one substrate to another. For example, हेक्सोकाइनेजेस आपके पास होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एक हेक्सोस शुगर से, फ्रॉम वन हेक्सोस शुगर टू द अदर वन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को मूव कराते हैं ये एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर। तो इस तरह के एंजाइम्स को हम नाम देते हैं हेक्सोकाइनेजेस का। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज hydrolysis, enzymes that bring about hydrolysis। जितने भी enzymes हैं जो hydrolysis cause करते हैं इनको आप hydrolysis का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, फॉस्फेट ग्रुप की हेल्प से ये हाइड्रोलिसिस कॉज करेगा। इससे पहले हमने जो कंफ्यूजिंग नेम्स में ये चीज़ थी हमने ये डिस्कस की थी। अच्छा, the next one is lyases, enzyme that facilitate removal of a small molecule from a large substrate। जब आप डिटेल में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें वन बाय वन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हम उसमें से सेपरेट करते हैं और उस तरह से उस मैक्रो मॉलिक्यूल को साइज उसका साइज रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस में लाइस एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल डी कार्बोक्सिलेज अगर कोई एंजाइम है तो वो क्या करेगा कि एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का पोर्शन जो है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, या फ्यूमेरेज अगर एंजाइम है तो उससे फ्यूमेरेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो ये लाइसेस एंजाइम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। द नेक्स्ट क्लास इज आइसोमेरेजेस। आइसोमेरिज्म कॉज करेंगे एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन आइसोमेराइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ये जो चेंज है जस्ट इन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, इसको आप कहते हैं आइसोमेरिज्म। और जो जिस एंजाइम की वजह से ये चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, now the next class is ligases, enzymes involved in joining together of two substrate। for example आरएनए सिंथेटेज, आपके पास आरएनए की जब सिंथेसिस हो रही होती है तो उसमें आपके पास मल्टीपल आरएनए के जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं वो अलग अलग यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं। उनको कंबाइन करने के लिए जो एंजाइम्स यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज लाइगेजेस। ठीक है, तो ये जो 6 बेसिक क्लासेस हैं तो आप इसकी बेसिस पे एंजाइम की नॉमेनक्लेचर आप इसका करते हैं एंजाइम का, जो हमने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दिस वन। ठीक है, कि सबसे फर्स्ट जो होगा वो इंडिकेट करेगा इनमें से कोई भी एक क्लास। द सेकंड फिगर विल इंडिकेट द टाइप ऑफ ग्रुप इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फुल लिस्ट दी हुई है आपको कि कौन से क्लास में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं। ठीक है, इसको आप अगर चाहें तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे, ये आपके पास लिंक आ रहा होगा। ये बहुत अच्छी यहाँ पे एक डेटाबेस दिया हुआ है इन्होंने एंजाइम के नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लिपिनकॉट का जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे तरीके से एंजाइम की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई हैं, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। So, properties of enzymes. Enzymes are protein catalysts that increase the velocity of a chemical reaction. We have already discussed this point कि enzyme का जो basic function है वो क्या है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को, उसके रेट को इम्प्रूव करेगा एंड आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्योंकि कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट की बेसिक प्रॉपर्टी ही यही होती है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ज़रूर करता है बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट यू हैव इट बैक। ठीक है, इसको कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता, वो आपके पास रिएक्शन में वापस आ जाता है। अच्छा, इसके बाद सबसे फर्स्ट चीज जो एंजाइम की प्रॉपर्टी में दैट इज द एक्टिव साइट। इसमें आप फिगर में देख सकते हैं इन्होंने ये एक एंजाइम दिखाया है और इस एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक तरह का ग्रूव बना हुआ है या क्लेफ्ट इसको आप कह सकते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। ठीक है, एंजाइम की जो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको हम फर्दर डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे बट फॉर नाउ आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है
कि ओवरऑल पूरा एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इट हैज़ अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जो सबस्ट्रेट को अपने ऊपर अटैच करके उससे अपना रिएक्शन को कैरी आउट करवाती है, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम इज एन एक्टिव साइट. Enzyme molecule contain a special pocket or cleft called the active site. The active site contains amino acid chain that participate in substrate binding and catalysis. ये जो active site होती है, इसमें आपके पास जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड हर एक्टिव साइट में अलग अलग तरह के सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं. इस अलग अलग तरह के सीक्वेंस में प्रेजेंट होने की सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपको याद हो कि आपने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा इंटर में, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक तरह की जो बेसिस होती हैं वो स्पेसिफिक तरह के ही बेसिस से कंबाइन होती हैं, ऐसा ही है. तो इसी तरह से अमाइनो एसिड्स के साथ भी यही होता है कि अमाइनो एसिड अगर एक एक स्पेसिफिक तरह की सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो वो उसी सेम सीक्वेंस के ऊपर ही रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है. तो जब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा जो कि उस अमाइनो एसिड सीक्वेंस को मैच करता होगा, तो दैट सबस्ट्रेट विल बाइंड विद द एंजाइम फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं. एंड बाइंडिंग इज थॉट टू कॉज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम दैट अलाउज कैटालिसिस. ES is converted to an enzyme product that subsequently dissociates to enzyme and product. ठीक है, इसमें होगा क्या कि जब कोई सबस्ट्रेट आके एंजाइम से बाइंड होगा जो कि एंजाइम के साथ मैच भी करता होगा, तो ये जब बाइंडिंग होगी उसके बाद एंजाइम के अंदर ओवरऑल एक केमिकल चेंज आएगा या कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा. कन्फॉर्मेशनल चेंज आप ऐसे चेंजेस को कहते हैं जिसमें एंजाइम की केमिस्ट्री और उसकी जो स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा हो, ठीक है. हमेशा हमारी बॉडी में जो बाइंडिंग होती है दैट कॉजेज अ कॉन्फर्मेशनल चेंज, जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसेस करता है. अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास एंजाइम था और सबस्ट्रेट था, फिर उन्होंने बाइंड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया. आफ्टर द बाइंडिंग देयर इज अ कन्फर्मेशनल चेंज. कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से आपके पास अब क्या आ गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स आ गया. अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कैन इजीली सेपरेट इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ठीक है. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज कैटालाइटिक एफिशिएंसी. एंजाइम क्योंकि कैटालाइसिस कॉज कर रहा है, कैटालिसिस कॉज कर रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ ऐसी इसकी एफिशिएंसी मेजरमेंट का भी हमारे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए. हम ये कह रहे हैं कि बॉडी से बाहर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. तो क्या उसकी एफिशिएंसी उसको मैच कर रही है जो बॉडी से बाहर है? तो उसको जज करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिस कॉल्ड एज टर्नओवर नंबर. What is this? Enzyme catalyzed reaction are highly efficient, proceeding from 10 raised to power 3 to 10 raised to power 8 time faster than uncatalyzed reaction. अगर कोई रिएक्शन अपने ओन पर हो रहा है और एंजाइम से कैटलाइज होके हो रहा है तो इसके अंदर जो डिफरेंस है दैट इज वेरी मच ह्यूज. 10⁻³ इज 1000 टाइम्स और 10⁻8 इज सच अ बिग नंबर कि 1 के आगे आप 8 जीरो लगा दें. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकेंड इज कॉल्ड द टर्नओवर नंबर. ठीक है, अगर एक एंजाइम आपके पास मौजूद है, जस्ट एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है, तो वो एक सेकंड में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज द टर्नओवर नंबर, और के कैट का आप उसको नाम देते हैं. और आमतौर पे ये क्या होता है 10⁻² टू 10⁻⁴ पर सेकेंड. ठीक है, यानी कि आपके पास 100 टू 10,000 जो है मॉलिक्यूल्स दैट आर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट पर एंजाइम पर सेकेंड. ठीक है, तो ये बहुत एक कैटालिटिक efficiency of an enzyme is very much high. Now the third property of enzyme is specificity. Specificity is basically a very important property. Enzyme are highly specific, interacting with one or a few substrates and catalyzing only one type of chemical reaction. ऐसा नहीं होता कि एंजाइम के ऊपर कुछ भी आके अटैच हो जाए और वो रिएक्शन को कॉज कर दे. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एक्टिव साइट है वो भी एक पार्ट प्ले करती है स्पेसिफिसिटी में. अगर ऐसा होगा कि एंजाइम को कोई भी सबस्ट्रेट आके एक्टिवेट कर सकता हो तो बॉडी में अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे, आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकेंगे. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एंजाइम को स्पेसिफिक रखें. हमारी बॉडी में अगर एंजाइम स्पेसिफिक नहीं होंगे
तो एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स होगा और एक अनकंट्रोल्ड बिल्कुल हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, विच हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ कैंसर। ठीक है, अगर जब कैंसर होता है तो उस वक्त मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ सेल्स इज सो हाई कि मतलब उसको कोई चीज़ कंट्रोल ही नहीं कर रही होती, दे आर टोटली अनस्पेसिफिक। तो एंजाइम का स्पेसिफिक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक और चीज़ है हमारे पास, स्पेसिफिसिटी में हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। जैसे मैंने आपको जब हम डायग्नोसिस के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स एक स्पेसिफिक तरह की साइट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एलिनिन ट्रांसअमाइनेज एंजाइम की हमने बात की थी कि वो सिर्फ हेपेटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। जब वो सिर्फ हेपेटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है तो वो सिर्फ हेपेटिक सेल के ही रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा। ब्लड में जब वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो हम ठीक है, ब्लड में उसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई है, लेकिन वो ब्लड में कोई रिएक्शन कैटलाइज नहीं कर रहा होगा। उसके रिएक्शन, उसकी जो स्पेसिफिसिटी है दैट इज फॉर ओनली हेपेटिक सेल्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज हॉलो एंजाइम्स। व्हाट आर हॉलो एंजाइम्स? बेसिकली एंजाइम के आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका प्रोटीन कंपोनेंट होता है, एक इसका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है। दोनों मिलके आपके पास बनाते हैं हॉलो एंजाइम। जो आप द टर्म हॉलो एंजाइम रेफर्स टू द एक्टिव एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, whereas the enzyme without its non protein moiety is called as एपो एंजाइम। एपो एंजाइम आपके पास इनएक्टिव एंजाइम होता है। अच्छा, एंजाइम्स को फंक्शनिंग के लिए कोई ना कोई असिस्टेंट चाहिए होता है। असिस्टेंट अब एंजाइम्स के पास दो तरह के होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे या वो आपके पास मेटल आयंस होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर वो मेटल आयंस हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे असिस्टेंट्स को आप नाम देंगे को फैक्टर का, और अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो आप उनको नाम देंगे को एंजाइम्स का। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन को एंजाइम्स एंड को फैक्टर, कि उनकी केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। को फैक्टर्स आर मेटल आयंस इन नेचर एंड को एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। को एंजाइम्स को अभी फर्दर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ को फैक्टर और को एंजाइम the enzyme cannot function. ठीक है, the next property of enzyme is regulation. Enzyme activity can be regulated, that is increased or decreased, so that the rate of product formation responds to cellular needs. अभी हम इसको आगे जब हॉर्मोन्स को भी पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है दैट इज वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड। अभी हमने एंजाइमेटिक एफिशिएंसी की बात की थी कि उसकी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है दैट इज सो हाई। तो अगर एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को हम रेगुलेट ना करें तो अगेन हमारे पास कोई भी मेटाबॉलिज्म होता चला जाएगा, चाहे बॉडी को उसकी नीड हो या ना हो। और वंस द सबस्ट्रेट इज फिनिश्ड दैट रिएक्शन विल स्टॉप। अब जब बॉडी को जरूरत होगी तो उस वक्त वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सबस्ट्रेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो हमारी बॉडी बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही रिएक्शन हो, और जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाए। उसके बाद जब दोबारा ज़रूरत पड़े देन रिएक्शन इज इनिशिएटेड। ओके, now the last property of enzyme is location within the cell. Again ये specificity के अंदर भी हमने इस चीज़ को कवर किया था कि enzymes specific organelles में present होते हैं, and this compartmentalization serves to isolate the reaction substrate from other competing reactions. ठीक है, ये इस पॉइंट को आप और अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे आगे एंजाइम्स के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक तो होते हैं लेकिन उनकी जो बाइंडिंग सबस्ट्रेट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। अब एक से ज़्यादा बाइंडिंग सबस्ट्रेट होने की वजह से क्या होता है कि उनके बीच में कंपटीशन डेवलप हो जाता है। अब किस तरह से उन बाइंडिंग सबस्ट्रेट्स को सेपरेट रखा जाए ताकि हर एंजाइम अपने टाइम पर एक्ट करे, दिस इज अचीव बाय कंपार्टमेंटलाइजेशन, कि उन सबस्ट्रेट्स को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखा जाता है सेल के, और ताकि वो सिर्फ एंजाइम वहीं जाके एक्ट कर सके। ठीक है, आई होप आपको एंजाइम की चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वाला जो टॉपिक है एंजाइम्स का ये मैं दो बुक से आप लोगों को करवा रही हूँ, चैटर्जी से और लिपिनकॉट से। आप इसको दोनों बुक्स में से पढ़ें, जिसमें से आपको इजी लगे आप उसमें से कवर कर सकते हैं। चैप्टर 5 फ्रॉम लिपिनकॉट, और चैटर्जी का ये चैप्टर है, लेट मी सी,
ओके, चैटर्जी का चैप्टर है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम, चैप्टर 9। ठीक है, आप इन दोनों चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हैं, लिपनकॉट का चैप्टर 5 और चैटर्जी का चैप्टर 9। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो आप मुझे इंडिविजुअली भी बता सकते हैं, या मैं इंशाल्लाह ताला जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं इंटरेक्टिव सेशन रखूंगी आपका, होपफुली ऑन जूम, तो आप उसमें भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाह रही थी। जब मैंने लिपिड्स का टेस्ट रखा था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि टेस्ट सिर्फ आप एक दफ़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेटा जब आप एग्ज़ाम लेने के लिए जाते हैं तो आप जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं ना कि आपके पास आपकी स्टेशनरी कंप्लीट है या नहीं है, पेन आपका वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो सेम इसके अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीज़ को असर्टेन करना चाहिए ना कि आपका लैपटॉप की बैटरी जो है वो चार्ज है या नहीं है, या आपका इंटरनेट सही चल रहा है या नहीं चल रहा। आई अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जब मैंने आपको कोई लिमिट नहीं रखी थी, आप दिन के किसी भी टाइम उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते थे, तो आपको वो टाइम चूज़ करना चाहिए था जिसमें आप सबसे अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो बहरहाल मैंने फ़िलहाल तो जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आए थे मैंने उसको रेक्टिफ़ाई कर दिया है, बट कीप इन माइंड कि जो सेकंड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं ऑब्वियसली वो फर्स्ट अटेम्प्ट जैसी उनको मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जब एंजाइम का टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं इसके लिए भी एक असेसमेंट टेस्ट अपलोड करूँगी, तो उसमें इस तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। जो भी इंस्ट्रक्शन होगी आपको उसको फॉलो करना होगा। थैंक यू क्लास।